दुनिया के दो सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास और प्यूमा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों ब्रांड्स एक ही छोटे से जर्मन टाउन से शुरू हुए थे और इनके बीच की कहानी सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि धोखे, जलन और भाई भाई की दुश्मनी से भरी हुई है। दो भाई एडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर एक समय में एक साथ जूते बनाते थे, लेकिन बाद में बन गए कड़वे दुश्मन। एडिडास और प्यूमा की कहानी एक लाइफ लॉन्ग चेस गेम जैसा है, जहां दोनों भाई एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक चले गए। आज भी वो छोटा सा टाउन दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ एडिडास के लोग तो दूसरी तरफ प्यूमा के लोग। यह कहानी है झूठ, लालच और भ्रष्टाचार की, जो दो विश्व युद्धों से गुजरी और जिसमें छुपा है ये राज कि कैसे इन दोनों भाइयों ने कभी हिटलर की सेना के लिए हथियार बनाए और फिर कैसे एक दूसरे को मिटाने की कोशिश की। दो भाई खून से जुड़े, लेकिन लोभ और अहंकार ने उन्हें तोड़ दिया। ये है एडिडास और प्यूमा की सबसे पागलपन भरी कहानी। साल था 1920। जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा हर्जेगनराथ। यहीं से शुरू हुई दुनिया के दो सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड की कहानी, एडिडास और प्यूमा। दो भाई एडोल्फ डेसलर, जिसे लोग एडी भी कहते थे, और दूसरा रुडोल्फ डेसलर। दोनों भाई का सपना था कुछ बड़ा करने का। एडी शांत, सोच समझ वाला और तकनीकी दिमाग वाला था। वो जूतों की डिजाइनिंग और क्वालिटी में परफेक्शन चाहता था। वही रुडोल्फ जो लोगों से डील करना, बिजनेस बनाना, नेटवर्क बनाना और बिजनेस बढ़ाना जानता था। दोनों ने मिलकर अपने घर के छोटे से वॉशरूम में जूते बनाना स्टार्ट किया। एडी जूते बनाता और रुडोल्फ उन्हें बेचता। धीरे धीरे उनका काम चल निकला और इस तरह बना उनका पहला ब्रांड, डेसलर ब्रदर्स शूज कंपनी। उनके जूते सिर्फ आम लोगों के नहीं बल्कि एथलीट्स के बीच भी फेमस होने लगे। साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में उन्होंने जैसे ओवेंस, जो एक ब्लैक अमेरिकन स्प्रिंटर था, उसे अपने जूते पहनने को दिए और ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। उस पल के बाद डेसलर ब्रदर्स का नाम दुनिया भर में गूंज गया। लोग कहने लगे कि इन भाइयों के जूते ही जीत दिलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका नाम और बिजनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे ईगो और कंट्रोल की लड़ाई भी बढ़ती गई। एडी परफेक्शन चाहता था, यानी हर चीज मेजर्ड और सोच समझकर। वहीं रुडोल्फ स्पीड चाहता था कि ज्यादा बनाओ, ज्यादा बेचो। और धीरे धीरे यही डिफरेंसेस उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने लगी। जब 1936 में पूरी दुनिया की नजरें जर्मनी के ओलंपिक्स पर टिकी थी और तब तक डेसलर ब्रदर जर्मनी के टॉप शूज मेकर बन चुके थे। एडी ने अपने जूतों की क्वालिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था और रुडोल्फ हर बड़े स्पोर्ट्स क्लब में अपने जूते को बेचने में एक्सपर्ट बन चुका था। हिटलर की सत्ता में आने के बाद जर्मनी में स्पोर्ट्स और फिटनेस को नेशनल प्राइड की तरह बढ़ावा दिया जा रहा था। हर व्यक्ति से उम्मीद थी कि वो स्ट्रॉन्ग, पैट्रियोटिक और डिसिप्लिन्ड बने। और इस माहौल में डेसलर ब्रदर्स की स्पोर्ट्स शूज की डिमांड आसमान छूने लगी। अब दोनों भाइयों ने नाजी पार्टी की मेंबरशिप ले ली, जो हिटलर की पार्टी थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो मजबूरी में लिया था और कई सबूत बताते हैं कि दोनों भाई हिटलर के समर्थक थे। रुडोल्फ खुलकर नाजी आइडियोलॉजी की बात करता था, जबकि एडी हिटलर यूथ से जुड़ा हुआ था। लेकिन उनके लिए सिर्फ ये राजनीति नहीं थी, ये था बिजनेस का मौका। ओलंपिक्स आने वाला था और ये इतिहास का पहला टेलीविजन पर आने वाला ओलंपिक्स था। एडी ने सोचा कि अगर हमारे जूते के ब्रांड्स को किसी चैंपियन ने पहना तो पूरी दुनिया हमारे ब्रांड्स को पहचानेगी। और एडी की नजर पड़ी एक नाम पर, जैसे वोन्स, एक अफ्रीकी अमेरिकी रनर जिसकी रफ्तार और स्टाइल ने पूरी दुनिया को दीवाना बना रखा था। पर एक खतरा था। हिटलर चाहता था कि ये ओलंपिक्स साबित करे कि जर्मन आर्यन रेस सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई ब्लैक एथलीट जीत गया तो उसका पूरा प्रचार ढह जाएगा। एडी ने फिर भी रिस्क लिया। वो खुद ओलंपिक विलेज पहुंचा और जैसे ओवन से मिला और अपने हाथों से उसे एक खास पेयर ऑफ रनिंग शूज गिफ्ट किया। जैसे ओवंस ने वो जूते पहने और इतिहास रच दिया। 4 गोल्ड मेडल, एक के बाद एक जीतता, और हर जीत के बाद पूरी दुनिया ने उन जूतों को देखा, डेसलर ब्रदर्स के शूज। हिटलर भले ही गुस्से से तमतमा गया था, पर एडी और रुडोल्फ के लिए यह बन गया करियर का टर्निंग पॉइंट। अब उनके पास देश विदेश से ऑर्डर्स आने लगे। उनका नाम बन चुका था जर्मनी इज गोल्डन शूज मेकर। लेकिन जितनी तेजी से उनकी सफलता बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उनके बीच की दूरी बढ़ने वाली थी।
ओलंपिक्स के बाद जो होना शुरू हुआ वो उनकी कहानी का सबसे ब्लैक चैप्टर बनने वाला था। बर्लिन ओलंपिक्स के बाद डैसलर ब्रदर्स का नाम हर अखबार में था। पूरी दुनिया उनके जूतों के दीवानी थी, पर घर के अंदर एक साइलेंट जंग शुरू हो गई थी। एडी इंट्रोवर्ट, शांत और परफेक्शनिस्ट था। वो अपना ज्यादातर समय फैक्ट्री में डिजाइन और क्वालिटी पर लगाता था। वहीं रुडोल्फ था आउटगोइंग, एग्रेसिव और बेहद एम्बिशियस। उसे लगता था कि पूरा क्रेडिट एडी को मिल रहा है, जबकि असली काम वो कर रहा है। लोगों से डील करना, कांटेक्ट बनाना और अपने ब्रांड को ग्रो करना। धीरे धीरे ईगो क्लैश बढ़ने लगा। हर छोटी बात पर तकरार, कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, किसकी वजह से कंपनी चल रही है, किसे नाम मिलना चाहिए। साल 1940 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो इस झगड़े ने और जहरीला रूप ले लिया। जर्मनी के हर आदमी को सेना में भर्ती किया जा रहा था और दोनों भाइयों के रिश्ते अब पूरी तरह टूटने के कगार पर थे। रुडोल्फ को बुलाया गया नाजी आर्मी में। उसे लगा कि ये सब एडी की चाल है कि वो उसे हटाकर फैक्ट्री पर पूरा कब्जा करना चाहता है। वहीं एडी को लगा कि रुडोल्फ की वजह से उसके बिजनेस पर खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि रुडोल्फ अब नाजी ऑफिसर से खुलकर मिलता जुलता था। 1943 में जब एलाइड फोर्सेस ने हर्ज़गोनारख शहर पर बमबारी की तो दोनों परिवार एक ही बंकर में छिपे थे। एडी और उसका परिवार पहले पहुंच गया। जब रुडोल्फ अपने परिवार के साथ अंदर आया तभी एडी ने गुस्से से कहा, फिर से आ गए ये साले सुअर। वो बात दुश्मनों के लिए कही गई थी, पर रुडोल्फ ने समझा कि एडी उसे और उसके परिवार को गाली दे रहा है। बस वहीं से दोनों भाइयों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। युद्ध के बाद रुडोल्फ को एलाइड आर्मी ने पकड़ लिया, क्योंकि किसी ने उसकी शिकायत की थी कि वो नाजी स्पाई है। रुडोल्फ ने जेल में बैठकर सोचा ये काम एडी ने कराया है, और वहीं से शुरू हुआ जिंदगी भर की नफरत का। युद्ध खत्म हुआ। अब दोनों भाइयों ने तय कर लिया था कि एक ही छत के नीचे दोनों नहीं रह सकते। एडी ने अपनी नई कंपनी शुरुआत की, एडिडास, और रुडोल्फ ने अपना खुद का ब्रांड बनाया, प्यूमा। एक ही शहर, 2 फैक्ट्रियां। दोनों तरफ के एम्प्लॉइज तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि शहर भी 2 हिस्सों में बंट गया था। लोग खुद को या तो एडिडास साइड के कहते या तो प्यूमा साइड के। डैसलर ब्रदर्स अब जर्मनी के गोल्डन शूज मेकर्स नहीं रहे, अब वो बन चुके थे जर्मनीज ग्रेटेस्ट राइवल्स। वार के बाद जर्मनी बर्बाद, लूटा हुआ पर नई सपनों से भरा हुआ था। पर हर्ज़गोनारख शहर में अब भी जंग जारी थी। अब दोनों भाई एक दूसरे को मिटाने की कसम खा चुके थे। फैक्ट्रियों के बीच सिर्फ नदी थी, लेकिन उसके दोनों किनारों पर बन गए दुश्मन के इलाके। हर चीज में राइवलरी, कौन बेहतर शूज बनाएगा, कौन बड़ा एथलीट स्पॉन्सर करेगा, किसका लोगो ज्यादा आइकॉनिक होगा। एडी शांत और स्ट्रेटेजिक था। वो क्वालिटी और इनोवेशन पर फोकस करता, और धीरे धीरे एडिडास ने वर्ल्ड क्लास एथलीट को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। वहीं रुडोल्फ बोल्ड और एग्रेसिव था। उसने मार्केटिंग में पैसा झोंक दिया। स्पोर्ट्स इवेंट में प्यूमा का लोगो हर जगह नजर आने लगा। शहर के अंदर भी हाल ऐसा था कि अगर कोई आदमी प्यूमा के जूते पहनकर एडिडास साइड चला गया तो उसे नौकरी तक नहीं मिलती थी। लोग एक दूसरे के जूते देखकर अंदाजा लगाते थे कि कौन किसकी तरफ का है। एडिडास और प्यूमा के बीच की ये कोल्ड वार अब पर्सनल से बनकर कमर्शियल बन चुकी थी। एडी चाहता था एडिडास को दुनिया का सिंबल ऑफ परफॉर्मेंस बनाना, और रुडोल्फ चाहता था कि प्यूमा बने पावर और प्राइड का सिंबल। साल 1954 में वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम ने जब एडिडास के जूते पहनकर जीत हासिल की तो एडी नेशनल हीरो बन गया। वहीं रुडोल्फ के अंदर आग और भड़क गई। उसे लगा कि उसका भाई अब हमेशा के लिए उसको पीछे छोड़ देगा। दोनों भाइयों की ये लड़ाई अब फैमिली तक फैल गई थी। बच्चे, पत्नियां, रिलेटिव, हर कोई अपने अपने कैंप में बढ़ चुका था। एडी के लोग एडिडास पहनते और रुडोल्फ के लोग प्यूमा। यहाँ तक कि शहर में शादियां इस बात पर टूट जाती थी कि लड़का एडिडास वाला है या प्यूमा वाला। डैसलर ब्रदर्स की ये कोल्ड वार अब हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी कॉर्पोरेट राइवलरी बन चुकी थी। एक राइवलरी जो पूरे शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1950 के आखिर तक अब एडिडास और प्यूमा की लड़ाई हर्ज़गोनारख के छोटे से शहर तक सीमित नहीं रही। ये बन चुकी थी ग्लोबल वॉर ऑफ शूज। एडी अब सोच चुका था कि वह जर्मनी की सीमाओं से बाहर जाएगा। वह चाहता था कि हर एथलीट हर कंट्री में सिर्फ एडिडास पहने, और ओलंपिक एथलीट को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। और ये मूव धमाकेदार साबित हुआ। हर बार जब कोई प्लेयर पोडियम पर आता तो उसके पैरों में एडिडास के 3 स्ट्राइप्स चमकते थे। दूसरी तरफ प्यूमा भी पीछे नहीं था।
वो चाहता था कि प्यूमा को स्पीड और स्टाइल का सिंबल बनाया जाए। उसने मार्केटिंग पर जोर लगाया, पोस्टर्स, बिलबोर्ड और मैगजीन में प्यूमा की धूम मचा दी। और फिर आया साल 1960 रोम ओलंपिक्स, जहां प्यूमा ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उसने फेमस स्प्रिंटर एरमिन हैरी को सीक्रेटली पैसे दिए कि वो स्टार्ट में प्यूमा की शूज पहने और फिर पोडियम पर जाकर एडिडास के जूते पहन ले, ताकि दोनों कंपनियां कंफ्यूज रहे कि असली स्पॉन्सर कौन है। और यहीं से दोनों कंपनीज ने एक दूसरे की जासूसी करना स्टार्ट कर दिया। एडिडास ने अपने एम्प्लॉयज को प्यूमा के फैक्ट्रीज में भेजना स्टार्ट कर दिया, जैसे वो फ्रेंड्स हो, लेकिन वो जासूस थे। वहीं रुडोल्फ ने भी प्यूमा में एंटी स्पाई टीम बनाई, जो हर नए एम्प्लॉयज की बैकग्राउंड चेक करती थी। हर नया प्रोडक्ट, हर डिजाइन एक बैटल प्लान बन गया था। अगर एडिडास ने नया स्टूड पैटर्न निकाला तो कुछ हफ्तों में प्यूमा उसी तरह का नया वर्जन लॉन्च कर देता। और अगर प्यूमा ने कोई लाइट वेट शूज बनाया तो एडिडास भी उसकी कॉपी करके मार्केट में उतार देता था। पर ये राइवलरी का सबसे डेंजरस पॉइंट तब आया जब दोनों ब्रदर्स ने अपने अपने प्रोडक्ट को मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर किया। सब कुछ अब डैसलर वर्सेस डैसलर का जंग का हिस्सा बन गया था। इस बीच एडी का फोकस रिसर्च और क्वालिटी पर बढ़ता गया। और एडिडास ने दुनिया का पहला स्क्रू इन स्टूड फुटबॉल बूट बनाया, जो किसी भी वेदर में ग्रिप बनाए रखता था। और इसी इन्वेंशन में 1954 के वर्ल्ड कप में जर्मनी को जीत दिलाई थी। प्यूमा को इससे बहुत चोट पहुंची, पर रुडोल्फ ने मार्केटिंग का हथियार उठाया। उसने पहले मैडोना जैसे स्टार्स को टारगेट किया। कहते हैं कि पहले के शूज ट्राई करने का फेमस शॉट दरअसल एक पेड मार्केटिंग स्टंट था प्यूमा की तरफ से। अब ये राइवलरी सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं रही, बल्कि ये बिजनेस जासूसी बन गई थी। 1960s के आते आते दोनों कंपनियां यानी प्यूमा और एडिडास दुनिया की सबसे बड़े स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में गिने जाने लगे। लेकिन राइवलरी इतनी पागलपन की हद तक पहुंच गई थी कि दोनों भाई एडी और रुडोल्फ हर बड़े खिलाड़ी को खरीदने के लिए करोड़ों झोंक रहे थे। हर टूर्नामेंट में दोनों कंपनियां एक ही काम करती, कौन सा प्लेयर हमारे जूते पहनेगा, इसकी बोली लगती थी और फिर बिडिंग वॉर स्टार्ट हो जाती थी। डिनर, गिफ्ट्स और लग्जरी टिप्स, सब कुछ सिर्फ इसलिए कि कोई स्टार्स उनके जूते पहन ले। साल 1968 के ओलंपिक्स में तो हद ही हो गई। दोनों ने एक दूसरे को पछाड़ने में इतना पैसा उड़ा दिया कि प्रॉफिट नाम की चीज ही खत्म हो गई। दोनों को एहसास हुआ कि ये लड़ाई अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। इसलिए 1970 के फीफा वर्ल्ड कप से पहले एडिडास और प्यूमा के बीच एक गुप्त समझौता हुआ, द पेले पैक्ट। ये समझौता था, एग्रीमेंट में ये था कि क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा नाम था, अगर कोई एक कंपनी उसे साइन करती तो दूसरी कंपनी पूरी ताकत से बिडिंग बढ़ा देती। तो उन्होंने तय किया कि पेले ऑफ लिमिट रहेगा। लेकिन जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो एडिडास वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि क्वार्टर फाइनल मैच में पहले प्यूमा के जूते पहनकर मैदान में उतर गया था। और फिर वो पल आया कि जिसने एडवर्टीजमेंट की हिस्ट्री ही बदल दी। किक ऑफ से ठीक पहले पेले ने रेफरी से कहा, 1 मिनट, मेरे शूज लेसेस खुल गए हैं। वो मैदान के बीचों बीच झुका, धीरे धीरे अपने प्यूमा शूज की लेस बांधी और उस वक्त दुनिया भर के लाखों टीवी कैमरास सिर्फ उसी पर फोकस्ड थे। वो कुछ सेकंड का शॉट प्यूमा के लिए फ्री में करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर गया। पूरी दुनिया ने प्यूमा के जूते देखे और पेले ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया। प्यूमा के ग्लोबल सेल्स आसमान छूने लगी और इन सब को देखते हुए एडिडास का गुस्सा फट पड़ा, क्योंकि रुडोल्फ ने उसके पहले पैक्ट को तोड़ दिया था। डैसलर ब्रदर्स की जंग अब फिर भड़क उठी और पहले से भी ज्यादा जहरीली हो गई। इस बीच दोनों भाई बूढ़े हो चुके थे। एडी और रुडोल्फ अब अपने 70s में थे। उन्होंने सालों से एक दूसरे से बात नहीं की थी, ना ही एक दूसरे को देखा था। और जब रुडोल्फ को लंग कैंसर हुआ और वो मरने वाला था तो एडी ने आखिरी वक्त तक उससे मिलने से इनकार कर दिया। कुछ साल बाद एडी की भी मौत हो गई। दोनों को एक ही टाउन की कब्रगाह में दफनाया गया, लेकिन एकदम विपरीत छोरों पर, ताकि मरने के बाद भी वे एक दूसरे को ना देखें। कभी दुनिया के सबसे करीबी भाई अब हमेशा के लिए दुश्मन बन चुके थे और उनके साथ खत्म हो चुकी थी वो पर्सनल राइवलरी जिसने पूरी स्पोर्ट्स वर्ल्ड को बदल कर रख दिया था। जब एडी और रुडोल्फ दोनों ही इस दुनिया से चले गए तो अब उनकी लेगेसी उनके बेटे हॉर्स्ट और एरमिन के कंधों पर थी। पर अफसोस, उन्होंने भी अपने बापों की तरह राइवलरी को सबसे ऊपर रखा। एडिडास के हॉर्स्ट का सारा ध्यान इस बात पर था कि प्यूमा को किसी भी कीमत पर पीछे छोड़ना है। उसने स्पॉन्सरशिप डील्स पर
पानी की तरह पैसा बहा दिया। हर बड़े खिलाड़ी को खरीदने की कोशिश की, हर टूर्नामेंट में एडिडास का नाम चमकने की कोशिश की, पर इस दौड़ में वो भूल गया कि ग्राहक क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, उसकी उसे परवाह नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ एरमिन यानी रुडोल्फ का बेटा बस एडिडास के लेवल तक पहुंचने का सपना देखता रह गया। उसकी कंपनी प्यूमा भी अब सिर्फ एडिडास की कॉपी बनकर रह गई थी। प्रोडक्ट क्वालिटी गिरती गई और 1980 के दशक तक दोनों ही कंपनियां बैंकरप्सी के किनारे पर पहुंच गई। आखिरकार 1989 में एडिडास और प्यूमा दोनों को अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाकर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच देना पड़ा। अब ये कंपनियां डैसलर फैमिली की नहीं रही। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1990 के दशक में जब ये दोनों नाम और पहचान से जूझ रही थी, तभी एक नया प्लेयर मैदान में उतरा, नाइकी ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ऐसा कब्जा जमाया कि एडिडास और प्यूमा दोनों उसके पीछे छूट गए। लेकिन 1993 में एक बदलाव आया। एक स्विस बिलियनियर रॉबर्ट लुइस ड्रेफस ने एडिडास को खरीदा और उसने एडिडास को फिर से जिंदा किया, एक प्रीमियम ब्रांड बनाया जो सीरियस एथलीट के लिए भी कूल था। उसने प्रेडिक्टर बूट्स जैसी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की और डेविड बैकम, कोब्रे ब्रायंट, आंद्रे अगेसी जैसे स्टार्स को साथ जोड़ा। एडिडास की किस्मत फिर पलट गई। साल 2006 में उसने रीबॉक को $3.8 बिलियन में खरीद लिया और 2013 में कैने वेस्ट के साथ मिलकर बनाया दुनिया भर में मशहूर इजी स्नीकर्स, जो अपने आप में एक $1 बिलियन ब्रांड बन गया। एडिडास अब फिर से ग्लोबल टॉप पर था। उधर प्यूमा को 1993 में एक यंग जर्मन एग्जीक्यूटिव जोकिन जैट ने खरीदा। उसने एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई, पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारी, फिर छोटे नीच मार्केट जैसे फार्मूला 1 में एंट्री की। उसने असेन बोल्ट जैसे स्टार्स के साथ डील्स की और फिर फैशन दुनिया में बोल्ड डिजाइनर्स जैसे अलेक्जेंडर मैक्वीन और रिहाना को जोड़ा। रिहाना तो खुद प्यूमा की क्रिएटिव डायरेक्टर बन गई। अब प्यूमा सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रांड नहीं रह गया, एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। साल 2000 तक प्यूमा फिर से $1 बिलियन कंपनी बन चुका था। आज एडिडास और प्यूमा दोनों नाइकी के बाद दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी है। और 2009 में डैसलर भाइयों की उस पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश हुई। दोनों कंपनियों के एम्प्लॉयज ने उनके होम टाउन में एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेला। एडिडास और प्यूमा की मिक्स्ड टीम बनी और दोनों सीईओज ने एक ही टीम में खेलकर पीस का सिंबल दिया। लेकिन सच ये है, आज भी उसी शहर में एडिडास का हेडक्वार्टर नदी के एक किनारे है और प्यूमा का दूसरे किनारे। शहर अब भी 2 हिस्सों में बटा है और जैसे एडिडास और रुडोल्फ की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। और हाँ, अगर उन्होंने इतनी एनर्जी एक दूसरे से लड़ने में नहीं बल्कि एक साथ कुछ बड़ा करने में लगाई होती, तो शायद आज दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स ब्रांड उनका होता, ना कि नाइकी का।